उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा 2022 की प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के लिए हम जो स्पेशल रिलीफ एक्ट आपके साथ जुड़े हुए हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इसको सरल भाषा में समझा जाए। इस विधि को जिसकी उपयोगिता सिविल सूट में खूब है, इसका व्यवहारिक प्रयोग खूब होता है, तो उसके लिए हम लोग सेक्शन 8 तक कंप्लीट कर गए थे। आज हम लोग चैप्टर 2 जिसका नाम है संविदाओं का विनिर्दिष्ट पालन, और उसमें सेक्शन 9 जो शीर्षक बेयर एक्ट में है वो कहती है संविदा पर आधारित अनुतोष के वादों में प्रतिरक्षाएं, यानी बचाव। प्रतिरक्षाएं का मतलब बचाव। तो पूरी बेयर एक्ट को जब पढ़ें, एक प्रकार से ये पूरा एक्ट ही कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है, यानी जहां मसला संविदा से जुड़ा हो और उसमें विवाद इस तरीके से हो जाए कि उसका जो उपचार है वो विनिर्दिष्टतः संभव हो। शुरू में ही जब इंडेक्स पढ़ा रहे थे, विनिर्दिष्टता को क्लियर किया था, जैसा है, याद कीजिए बेंथम को, हमारी वस्तु जैसी है वैसे चाहिए। ठीक है, तो यहां सेक्शन 9 कहता है कि संविदा पर आधारित अनुतोष के वादों में, यानी सब वादों में नहीं, वादों मतलब केस, संविदा पर आधारित। हम जब पहले दिन आपसे फेस टू फेस हुए थे ऑन यूट्यूब, तो मैंने ये कहा था क्लियरली, ला के एक भी वर्ड को पढ़ते हुए अगर आपने अपना होश गंवाया तो आप कॉन्सेप्ट डेवलप नहीं कर सकते। आपका मन मस्तिष्क बिल्कुल हमेशा होशपूर्वक बेयर एक्ट के शब्दों पर, उसके उतार चढ़ाव पर टिका रहना चाहिए, बिल्कुल टिका रहना चाहिए, क्योंकि अगले चंद पूर्ण विराम, कॉमा, फुल स्टॉप के बाद पूरा अभिप्राय ही बदलने वाला है। लॉ पढ़ने वाला स्टूडेंट जो 35 कंप्लीट कर चुका है खूब जानता है, परंतु स्पष्टीकरण, अपवाद, प्रखंड, धारा, उपधारा, ये क्या मायने रखता है। खास करके वह विधि का स्टूडेंट, अधिवक्ता, जो गंभीरता पूर्वक या किसी भी तरीके से उसके अंदर ये सीरियसनेस आ गया है और पढ़ने का उसे ये तरीका चाहे स्वयं डेवलप हुआ है या किसी के माध्यम से आया है, लेकिन आया हो, तो वो कभी भी यही नहीं, जैसे मान लीजिए कोई अभी हाल ही में आप बिहार एपीओ देने जो बच्चे जा रहे हैं उनको पास्को पढ़ना है, तो जहाँ ये पास्को एक्ट कोर्स में है, मुझे याद है 2017-18 के आसपास की बात बता रहा हूँ आपको, कचहरी में, एक जिला कचहरी में, अपने जिला कचहरी में मैं अपने पर्सनल कार्य के लिए गया। मैंने देखा थोड़ा गैप मिला हुआ था, तो उस समय संजोग से वहाँ एपीओ कोई मेल नहीं था, फीमेल कोई एपीओ साहिबा थी, और उस पीरियड में मैंने देखा पूरे शिद्दत के साथ वो पास्को एक्ट का बेयर एक्ट पढ़ रही थी। यानी जब आप अभियोजन अधिकारी होंगे तो ये जितना पढ़ के आप जा रहे हैं ये तो कुछ ना है। गैंगस्टर एक्ट, कौन कौन सा एक्ट आपको रोज किससे जुड़ा मैटर आपको डील नहीं करना पड़ेगा। और इस मुगालते में मत रहना कि कोई
कहीं अपनी पोस्टिंग ऐसी जगह जैक से करवा लेंगे कि जहाँ भी बात है, अरे भैया ये ऐसे ना होता है। मतलब उल्टे इसके ये होना चाहिए कि आप कितना अधिक आप इंटरेस्ट रखते हैं। पैसा कमाने का भाव गलत नहीं है, लेकिन वो पैसा जिस पैसे से आप जुड़े हैं उसमें बेजोड़ मेहनत का नतीजा होना चाहिए। अगर इस ढर्रे पे आप एज ए प्रोसिक्यूशन ऑफिसर बढ़ेंगे तो आपको आत्मसंतोष और चेहरे पर ईमानदारी की विशिष्ट आभा मिलेगी। और अगर बाकी तो आप इतने समझ गए होंगे, तो उसमें चेहरे की आभा जाए तेल लेने, जिंदगी भर बनवाते रहिए बीबी के लिए पायल, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी कोई छवि नहीं होगी। यकीन मानिए ऐसे लोगों के बच्चे भी उनका आदर नहीं करते। इन सब ट्रेडिशन से डेवलप करने के लिए हमें मजबूती से किस पर काम करना चाहिए? अपने लॉ के स्किल को डेवलप करने के साथ साथ जो लॉ व्यवहारिकता के ज़्यादा, जैसे यही, अब आप सोचिए कॉन्ट्रैक्ट में हजारों मैटर हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ेंगे, पार्टनरशिप भी इसी से अटैच्ड है, वो भी माइनर लॉ का हिस्सा है। लेकिन जब आप एसआरए के थ्रू कोई मामला लेके जाते हैं, खास करके जब लास्ट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे 34, 35, 36, 37, 38, ये सेक्शन जब पढ़ेंगे आप, तो वैसे ऑलरेडी जो भी पढ़ा हुआ वो तो जान ही जाएगा। खास करके ये उन बच्चों के लिए है जो बिल्कुल न्यू कमर हैं और गंभीरता से पहली बार माइनर लॉ देख रहे हैं। तो ये बोधगम्यता किसी के लिए हो आसान है। मेरी बातों का मतलब सिर्फ यही है कि लॉ का जो प्रयोग आप करेंगे वो प्रयोग औपचारिकता वाला नहीं होना चाहिए, वो बिल्कुल ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। और वो ज्ञान कैसे आएगा? जहां अभी ये बात हमने स्टार्ट की कि जब भी आप बेयर एक्ट की लाइनें पढ़ें, चाहे हिंदी वर्जन पढ़ें, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट तो इंग्लिश वर्जन पढ़ें, पूरी चेतना के साथ, क्रम उसका टूटने ना पाए। अगले ही सेकंड स्टेटमेंट में उसका अर्थ कुछ और हो सकता है, इसके लिए सतर्क रहें। तो फिर मैं एक बार दोहरा रहा हूं, संविदा पर आधारित अनुतोष ऐसे भी हो सकते हैं जो संविदा पे आधारित नहीं हो। जैसे आपने कोई ऑफेंस किया और आप कन्विक्ट हुए, कन्विक्शन आप पे हुआ और जज साहब लिख रहे हैं जजमेंट में, पेनाल्टी वाले में आदेश दे रहे हैं कि अगर ये जो हमने जुर्माना लगाया है, ये जुर्माने का भुगतान नहीं किए तो इस ना करने के वजह में इतने साल महीना आपको और जेल में रहना पड़ेगा। इसका ना अपराध से कोई लेना देना है ना संविदा। मान लीजिए वो संविदात्मक कोई टॉर्ट हो, अपराध से बेटर टॉर्ट पढ़ें, सिविल का सिविल में ही पढ़ें, क्योंकि क्रिमिनल को बार बार सिविल में घुसेड़ने से कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। टॉर्ट का ही कोई मैटर है, मान लीजिए किसी पर आप विद्वेषपूर्ण अभियोजन के लिए केस कर रखे हैं, साबित हो गया कि गलत केस में मुझे फंसा रहा था ये आदमी, तो वहां जो कंपलसेशन कोर्ट ग्रांट करती है आप के प्रति, गलत ढंग से फंसाया, तो उसी में या तो आप इसकी मांग करें कि मतलब पिटीशन लगते ही क्या कि जो भी कंपलसेशन हो हमको मुहैया कराया जाए। तो कोर्ट उसमें अगर आपने मांग कर ली तो बहुत अच्छी बात है, नहीं ऐसा भी हो सकता है सुओ मोटू कह दे कि इस व्यक्ति ने फला वजह से विद्वेषपूर्ण अभियोजन आप पर कारित किया है, अतः इसको इतनी क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। ये जो अनुतोष है, जरा आप सोचिए, संविदात्मक है। संविदात्मक अनुतोष ये जिसमें अनुतोष के लिए कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और आप दे नहीं रहे, तो उसको फुलफिल करवाती है कोर्ट।
आपकी हूबहू बस तो आपको वापस दिला देती है। तो डिफरेंस समझ में आ गया होगा। यहाँ कह रहा है संविदा पर आधारित संतोष। मैं इतने ही लाइन में ये बताने की कोशिश कर रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन संविदा पर आधारित संतोष और विदाउट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रेमेडी। ठीक है। और वादों में प्रतिरक्षाएं, तो आप कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सेक्शन 10(11) जो आप देखते हैं, जो ग्राउंड है सेम वही ग्राउंड यहां सेक्शन 9 में भी है। जैसे हम इसमें उसका शीर्षक बोलते जा रहे हैं और सेक्शन आपको कोशिश करते हैं मुझसे सेक्शन रॉन्ग ना हो जाए, वो सेक्शन हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से अटैच करते चलते हैं। आप खुद भी थोड़ा सिंसियरली इसको सुने। पक्षकारों की अक्षमता सेक्शन 11, संविदा के अनुबंधों की अनिश्चितता 29, प्रतिफल का अभाव 25, स्वतंत्र सहमति का अभाव 13-14, असम्यक असर 16, मूल मिथ्या व्यपदेशन 18, प्रदेशन इत्यादि से सम्मति प्राप्त करना, स्वत्व का अभाव, संविदा का अवैध होना 23, और समय पर अपालन इत्यादि। वो 40 से 48 बीच में जो सेक्शन आते हैं समय को केंद्रित करके, व्यतिकरण वाला चैप्टर याद करिए कॉन्ट्रैक्ट में। तो जो कंडीशन वहाँ है जो बचाव लेता है कि कहाँ से विनिर्दिष्ट संतोष, किस बात का विनिर्दिष्ट संतोष, क्यों क्या हम इमेच्योर थे, खत्म, मोरी बीबी आ गया, अरे सर ऐसे बात कर रहे हैं, ये इलीगल है, अनैतिक है, कॉन्ट्रैक्ट 23 का वैल्यूएशन है, बस। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट बेस पढ़े हैं तो सेक्शन 9 में ज़्यादा जहमत नहीं उठाने की। केवल ये अंतर जरूर जानते रहिएगा कि जो मैंने शुरू में बताया कि कौन से अनुतोष संविदा पे आधारित होते हैं और कब वो सिचुएशन होता है जब अनुतोष आपको मिल जाएगा लेकिन उसको कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं होगा। तो मैंने एक छोटा सा, वही मात्र नहीं और बहुत सारी शाखाएं हैं। कानून पढ़ते वक्त केवल आपका मनोचित्त या दशा सब्जेक्ट विशेष प्रारंभिक रूप से हो सकती है, होगी ही, लेकिन जब एक बार आप संपूर्ण सिलेबस को, किसके, जूनियर डिवीजन की बात मत करिए, आप ला फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर, कहीं कहीं 5 सेमेस्टर ही है, कंप्लीट करके जब ला की डिग्री लेते हैं LLB वाली, जितने पेपर, कहीं कहीं बौद्धिक संपदा अधिनियम है, कहीं कहीं प्रशासनिक विधि, कहीं कहीं नहीं है, तो मतलब मेरे कहने का है जो संपूर्ण विधि आप पढ़ के निकलते हैं, कहीं कोरोना वाली पढ़ाई तो नहीं किए हैं, कोरोना वाली पढ़ाई में तो बगैर पढ़े ही आप पास हो गए हैं, ऐसे लोगों का नहीं। तो जो प्रोफेसर पर डे का क्लास ले रहा है सेमेस्टर में, उसको ईमानदारी से पूरी ला पढ़ के, वाकई में अगर नहीं पढ़ पाए हैं तो बाद में कोचिंग करेंगे, किसी के यहाँ करें जो आपको जचता पचता रुचता बचता हो। तो वो जब आप पूरा सिलेबस खुद से, प्रोफेसर के गाइडेंस में भी नहीं, जब खुद से एक बार पढ़ के और खूब विच्छेद करके कोशिश कर लेंगे तो आपका दिमाग स्वयमेव इधर का उधर, उधर का इधर अपने आप आने जाने लगेगा। बगैर ये किए हम कितनों धक्का मारें, कितनों कहें नहीं ये वहाँ से जुड़ता है। परसों की वीडियो में हमने कहा स्मॉल काजेस कोर्ट जो जनरल क्लास से ला से जुड़ा हुआ, जिसमें सारी डिफिनीशंस दी हैं, वो एक्ट अपने कमरे में होना चाहिए। कितने बच्चे तो हमें लगता है अफसर बन के निकल गए होंगे, उसके बारे में जहमत नहीं, जबकि वो बार बार आता है। चाहे TPA का डिफिनीशन देखिए, रजिस्ट्रेशन में देखिए, जहाँ डिफिनीशन में उसको डिफिनीशन देने वाले विधि में डिफिनीशन देते समय संशय उठा, वहाँ नीचे तुरंत लिखता है कि जनरल क्लाजेज एक्ट में। तो कभी तो दिमाग में जाना चाहिए ये कौन सा एक्ट है भाई। अरे संशय किस बात का, मार्केट से जाइए लेके रख लीजिए, गौर से पढ़ लीजिए 2-4 बार। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ लिमिटेशन उनके यहाँ आईबे नहीं करी, 10 साल से प्रैक्टिस भी करते हैं, पता नहीं किस बात की प्रैक्टिस,
तो SRA में आज का वीडियो हम लंबा नहीं करेंगे, थोड़ा सा वर्क बढ़ा है, तो आज केवल सेक्शन 9 पर ही कंप्लीट कर देते हैं। इसलिए भी क्योंकि जो 10 है वो लिखा तो नई वाली वेयर एक्ट में 4 लाइन है, लेकिन इसमें 2018 का संशोधन जुड़ा है। तो कल हम आपसे प्रॉमिस करते हैं जब इस पर हम कंटिन्यू करेंगे सेक्शन 10, तो हम आपको वो बैकग्राउंड बताएंगे जो पुराने स्टूडेंट तो जानते हैं, लेकिन जो बिल्कुल न्यू कमर हैं या वो पुराने वाले जिनको इस नए से विवस्ता बस पढ़ना ही पड़ेगा, वो जाएंगे कहाँ? अद्यतन ला यही है। तो जब मैं शुरुआत में कई दफ़े कहा कि NDA गवर्नमेंट ने विकास परक योजनाओं को संपादित करने के लिए SRA में यानी स्पेशल रिलीफ एक्ट में विद्यमान पूर्वतः रूढ़िगत दुरूहताओं को, हमारे शब्दों को हिंदी के थोड़ा शुद्धतम होते हैं, कोशिश करिए क्योंकि आपका हिंदी सब्जेक्ट है। मैंने शब्द प्रयोग किया रूढ़िगत दुरूहताओं। रूढ़िगत मतलब परंपरा से चली आ रही, और दुरूहताओं मतलब परेशानियों को हटाने का 2018 के संशोधन के माध्यम से अद्वितीय और सार्थक प्रयास किया है। अद्वितीय इसलिए क्योंकि इसका और पहले होना जरूरी था। क्या गवर्नमेंट कांग्रेस की 2014 के पहले थी तब नहीं विकास हो रहा था? फाइल अटकाए पड़े रहते थे SDM साहब। राजस्व संहिता जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको। मैटर SRA का होता था, फाइल फंसी रहती थी SDM कचहरी में। SRA का सूट वहाँ थोड़े जाएगा, जुडिशियल कचहरी में जाएगा। तो ऐसे ही मैटर को वो कहते हैं कि कोर्ट में कम से कम फंसे, उसको सही किया है। मैं इस संशोधन को सही मानता हूँ, अन्यथा विकास संभव नहीं है। तो कैसे 10 की पुरानी स्थितियों में कब ये सिचुएशन थी जो बदली हुई परिस्थितियों में, जो 10 अच्छी खासी लंबी धारा थी, लेकिन उसको 4 लाइन में, अब आप जब 10 हल्का सा हिंट दे दें, जब 10 पढ़ते हैं तो आपको 11 की उपधारा 2, सेक्शन 14, सेक्शन 16 भी पता होना चाहिए। अब आप पढ़ ही रहे हैं 10, तो अगर नए रूप से पढ़ने वाले बच्चे के सामने 14 या 16 की बात करें, कहें गजब ला के प्रोफेसर साहब, टीचर या गुरु जी हैं, यहाँ हमको बिच्छिक मंतरवे ने आ रहा है, सांप में मुंह में अंगुली डालने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भाई क्रम से पढ़िए। ला क्रम से नहीं होता। मैंने कहा ना, हिंदी का काव्य नहीं है कि जो गद्य या पद्य का अर्थ है वही है ना, इसके किसी मंतव्य का अर्थ किसी एक्ट से अगर कनेक्ट होता है तो तुरंत यहाँ ऐसे ही रोक के पहले उसको फाइल से निकाल के और आपको देखना पड़ता है। आप जब केस रीड करते हैं तो पता नहीं क्या कर डालते होंगे, उसका कोई अंदाज़ा नहीं है। जो विशुद्ध प्रैक्टिशनर से वो कितने जगह से वो तथ्य निकाल करके जज साहब के सामने बहस के लिए जाता है, और उसके बाद भी उसको फीस के लिए झेलना पड़ता है। वकील बंधुओं का, हमारे सब बंधुओं को कैसे दिक्कत होती है उसको कहना क्या है। तो ठीक है, बस आज के डेट पे इतना ही। SRA के क्रम में मैंने सोचा कि क्रम न टूटे, आज कम से कम सेक्शन 9 ही सही। एक सार्थक 20 मिनट की बात कंप्लीट होने जा रही है। 18 मिनट कुछ सेकंड, 47 सेकंड हो चुके हैं। मैं इतना ही कहूँगा कि SRA को बिल्कुल व्यवहारिक ढंग से सरल भाषा में समझें, और जब भी एक सेक्शन प्रॉब्लम करे तो मेरा कोई भी ऑडियो 20 या 30 मिनट का इसमें है, जिसमें 2 सेक्शन, 1 सेक्शन, 3 सेक्शन ऐसे हैं। आपको पूरा छिद्रान्वेष करके सरल भाषा में आपको आत्मसात कराने का प्रयास करेगा। मेरी पूरी कोशिश यही है, विधि को सरल भाषा में, बिल्कुल हिंदी के सुबोध भाषा में, सुबोध भाव में पढ़ना, आत्मसात करना और उसको अपने ज्ञान के लिए तथा पीड़ित के उपचार के लिए अर्जित करना। ठीक है। अब अगला सेक्शन 10 जो इसी चैप्टर का हिस्सा है, 10 से 13 तक, 10 थोड़ा लंबा है तो इस पे कल प्रकाश पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे कि सेक्शन 10 कल 11 ज़रूर ख़त्म हो, 2 सेक्शन ज़रूर जाए। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। बाकी जो हमसे जुड़ना चाहते हैं या जो हमारा लाइव वीडियो देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम बार बार रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। कमेंट करेंगे तो हमारा हौसला बढ़ेगा, हम ये भी जान पाएंगे कि वास्तव में हमें कितना सुधार करना चाहिए।
या हमसे कुछ गलत तो नहीं बोला जाता। तो आप ऐसा नहीं, आप कहने का कई तरीका होता है, आप स्पष्ट करेंगे, कमेंट करेंगे, और हम जब व्हाट्सअप नंबर दे रहे हैं तो आप शुचिता को भी बरकरार में रखते हुए आप व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। सबको मेरा सादर अभिवादन, सारे सब्सक्राइबर बंधुओं को ये अनुग्रह अनुनय करते हुए कि आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे हिंदी माध्यम में चाहे मध्य प्रदेश का स्टूडेंट हो, चाहे बिहार का हो, चाहे झारखंड का हो, चाहे राजस्थान का हो, चाहे हिमाचल प्रदेश का हो, उत्तराखंड का हो, ला तो वही है, माध्यम तो वही है। हिंदी भाषी सारे राज्यों में हिंदी के बारे में जो धारणा बनी हुई है उसको तोड़ते हुए और बोध गम्यता को प्रसारित करने वाले इस एक छोटे से प्रयास को आप लोगों की मदद से जगह मिल सके। सत्यमेव जयते।